जय हिंद दोस्तों, AKY डेस्टिनेशन कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक और छोटा सा टॉपिक मोललता को आज डिफाइन करने जा रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें। ध्यान से देखना, सारी चीज़ें बहुत ही आसान होती हैं। बस मेंटलिटी अगर आपकी मजबूत है तो आपको कोई टॉपिक बहुत कठिन नहीं लगेगा। आसानी भाषा में आप अच्छे से उसको समझ सकते हैं। जैसे मोललता की अगर बात करें हम, तो मोललता क्या होता है। तो अगर आप मोललता की बात करेंगे तो कभी कभी विलेन की अगर हम देखें तो विलेन में विले और विलायक दोनों होते हैं। तो कभी कभी ना परिभाषाएं विलायक के साथ भी ले ली जाती हैं और कभी कभी परिभाषाएं विलेन के साथ ले ली जाती हैं। ठीक है, तो मोललता की यहाँ पे स्थिति देखी जाती है तो विलायक के साथ कि 1 kg विलायक में या 1000 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ की घुली हुई मात्रा को उस विलायक की या उस विलेन की मोललता कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा यहाँ पे लिखी जाएगी। परिभाषा 1 kg या 1000 ग्राम विलायक में घुली हुई विलेय पदार्थ के अब यहीं छोटा हो जाए, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को ही मोललता कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इस बात को कि कोई हम विलेन में लेते हैं जब, तो विलायक और विलेय दोनों होते हैं। तो कोई विलायक की बात करें, किसी घोलने वाले अपने अंदर जो घोलने की क्षमता रखता है, अगर उसकी मात्रा 1 kg है या उसको कहते हैं 1000 ग्राम, तो 1 kg विलायक में घुली हुई विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को ही मोललता कहा जाता है। ठीक है, 1 kg विलायक में घुली हुई विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को ही मोललता कहा जाता है। ठीक है, मोललता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसके सूत्र की बात करेंगे तो मोललता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे में विलायक पदार्थ की मात्रा kg में। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है कि अगर हम इसके सूत्र की बात करें मोललता के, तो मोललता का सूत्र होता है कि विलेय पदार्थ के मोलों की कुल संख्या बटे में विलायक पदार्थ की मात्रा, वो भी किस में, kg में, किलोग्राम में। ठीक है, या फिर इसको आप 1000 ग्राम भी कह सकते हो, किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो। ठीक, अगर इसका सांकेतिक रूप लिखें तो सांकेतिक रूप में स्मॉल m बराबर विलेय के मोलों की संख्या को W से WB के रूप में बटे में MB गुणे विलायक है तो WA और वो भी किस में, kg में। ठीक है, ये हमारा सांकेतिक रूप में इसकी सूत्र की व्याख्या हो गई। ठीक, कोई दिक्कत, आप यहाँ पे लिख सकते हो जहाँ m बराबर मोललता, WB बराबर विलेय का भार
विलेय का भार, mb बराबर अणु भार और wa बराबर विलायक का भार केजी में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इस परिभाषा द्वारा इसके सूत्र को अच्छे से समझ पाए होंगे और इस सूत्र पर कुछ आंकिक प्रश्न आते हैं। इन सूत्रों के माध्यम से आंकिक सवालों को आप आसानी से कर सकते हैं। मैं आंकिक प्रश्न पर भी कुछ वीडियो बना दूंगा ताकि आपको उसमें भी कोई समस्या ना हो। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं अगले टॉपिक की ओर बढ़ता हूँ। मोलरता तथा मोललता में संबंध। मोलरता तथा मोललता में संबंध। मोलरता तथा मोललता में संबंध, चूँकि हम जैसे इसका संबंध निकालेंगे तो इसके सूत्र को ही लिखेंगे और इसके सूत्र से ही हमको कोई भी संबंध प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मोलरता बराबर, डायरेक्ट मैं सूत्र से ही लिख देता हूँ, मोलरता यानी कैपिटल M बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं WB बटे में MB गुणे VT और ये किस में है, लीटर में। इसको आप समीकरण 1 बना लो। मोललता स्मॉल m बराबर WB बटे में MB और गुणे यहाँ पे WA और भी किस में, केजी में। ये बन गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, जैसा कि आप आगे वाले टॉपिकों में पढ़े होंगे मोलरता और अभी जो पढ़ाए हैं मोललता, तो इन दोनों में आपसी संबंध के लिए इनके सूत्रों का विशेष योगदान होता है, क्योंकि इनके सूत्रों के माध्यम से ही हम इनमें संबंध व्यक्त कर पाते हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है, जब भाग दिया जाएगा तो इनमें संबंध निकल के आएगा कैपिटल M बटे के स्मॉल m बराबर WB बटे के MB गुणे VT और VT किस में होता है बच्चों, लीटर में। फिर बात करेंगे नीचे, तो इस मोललता के लिए WB बटे में MB गुणे WA और WA किस में है, केजी में। ठीक, अब यहाँ पे कुछ मान कटने योग्य होगा तो उसको कटा दिया जाएगा। WB से WB कट गया, MB से MB कट गया, जो बचा है उसको लिखते हैं कैपिटल M बटे के स्मॉल m बराबर 1 बटे के VT मतलब बिलियन और बटे में 1 बटे में WA मतलब विलायक। ये बटे का बटा है तो ऊपर चला जाएगा, तो कैपिटल M बटे के स्मॉल m बराबर WA बटे में VT। अगर इसमें से किसी एक का मान ज्ञात करना हो तो तिर्यक गुणा कर लेंगे। यही होता है मोललता और मोलरता में संबंध। ठीक, अब यहाँ पे आप तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं, चाहे तो इसका इधर कर दीजिए, चाहे इसका इधर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमको संबंध प्राप्त। M बटे में स्मॉल m बराबर रो, तिर्यक गुणा करेंगे तो कैपिटल M बराबर रो इंटू स्मॉल m, यहाँ से ये भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, क्लियर हो रही है बात। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, फिर आप अपने सब कॉपी पर इसको बना सकते हैं। चलिए फार्मलता की बात करते हैं। फार्मलता को किससे डिनोट किया जाता है, फॉर्मेलिटी, इसको यफ से डिनोट करते हैं क्या, क्योंकि इसका जो पहला अक्षर ही होता है यफ से शुरू होता है, फॉर्मेलिटी। चलिए इसकी अगर परिभाषा की बात करें फार्मलता की, तो फार्मलता में किसी 1 लीटर
या कोष्ठक में कह सकते हैं 1000 ml आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ के सूत्र द्रव्यमान को ही विलयन की फॉर्मलता कहा जाता है। ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हैं कि कोई भी विलयन आपने लिया है 1 लीटर या फिर 1000 ml और उस विलयन में कोई विलेय पदार्थ आप घोल रहे हो तो उसका सूत्र द्रव्यमान मतलब कि उसके भार में, उसके अणु भार से यदि हम भाग देंगे तो उसका सूत्र द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ख़ास तौर से यहाँ पर आप उसके मोल की भी बात कर सकते हो एक प्रकार से। ठीक है, तो बिल्कुल फॉर्मलता मोलरता का ही दूसरा स्वरूप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने सूत्र द्रव्यमान लिखा है इसे आप मोल की संख्या का भी गणना करते हो। ठीक, तो यहाँ पर जो प्रक्रिया हो रही है सेम ऐसी ही प्रक्रिया मोलरता में भी थी। ठीक है, तो हम इसी को परिभाषा के रूप में व्यक्त करते हैं कि किसी 1 लीटर या 1000 ml आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ के सूत्र द्रव्यमान को ही विलयन की फॉर्मलता कहते हैं या कहा जाता है। फॉर्मलता बराबर विलेय का सूत्र द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। ठीक है, इसका सांकेतिक रूप लिखा जाए, हाँ इसको तो हम ऐसे ब्रैकेट में भर सकते हैं और इसी का सांकेतिक रूप में F बराबर विलेय का जो सूत्र भार होता है उसे WB बटे में MB कह सकते हैं गुणे विलयन का आयतन यानी VT और भी किस में? लीटर में। ये इसका अब देखोगे सांकेतिक रूप में सूत्र है। ठीक है, कोई दिक्कत? बात क्लियर हुई? आगे बढ़ें। आगे ये क्लियर समझ में आया है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हेडिंग है? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज की बात करते हैं। मोल प्रभाज, इंग्लिश इसकी मोल प्रभाज की मोल भिन्न भी इसको कहते, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न कह रहे हैं, भिन्न फ्रैक्शन माने भिन्न, मोल माने तो मोल होता ही है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं आगे की तरफ। और मोल प्रभाज कहिए या इसको मोल भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, तो किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या तथा कुल विलयन में कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही मोल प्रभाज कहा जाता है। सीधी सी बात। खास तौर से अगर आप विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो विलेय के मोलों की संख्या अनुपाते पूरा विलयन का मोल, या फिर विलायक का निकाल रहे हैं तो विलायक के मोलों की संख्या अनुपाते कुल विलयन का मोल। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके अनुसार परिभाषा देना चाहते हैं, विलेय के अनुसार या विलायक के अनुसार। तो आप विलेय के अनुसार देना चाहेंगे तो विलेय का मोल की संख्या ऊपर हो जाएगा और पूरे विलयन के मोलों की संख्या नीचे।
अगर विलायक के अनुसार देना चाहते हैं तो विलायक के मोलों की संख्या ऊपर हो जाएगा और पूरे विलेन का नीचे। ठीक है, तो चलिए हम इसकी परिभाषा विलेय के अनुसार देते हैं। विलेय पदार्थ के अनुसार। अगर विलेय पदार्थ के अनुसार इसकी परिभाषा देना चाहते हैं मोल प्रभाज की, तो आप कहेंगे किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित तथा विलयन के कुल मोलों की संख्याओं के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि कोई भी हमारा विलेय पदार्थ है तो विलेय पदार्थ यहाँ पे लिख सकते हैं मोल प्रभाज बराबर विलेय का मोल बटे में विलयन का मोल, विलयन का कुल मोल कर देते हैं। ठीक, विलयन के कुल मोल का मतलब ये है कि विलायक प्लस विलेय का मोल। ठीक है, अर्थात विलेय और विलायक जो विलयन में भाग लिए हुए हैं, इनके मोलों को बारी बारी से जोड़ दिया जाएगा तो विलयन का कुल मोल हो जाएगा। ठीक है, तो मोल प्रभाज विलेय के अनुसार यदि आप देना चाहें, विलेय पदार्थ के अनुसार, तो आप कहेंगे किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्याओं के अनुपात को ही मोल प्रभाज कहा जाता है। बोलिए, बात क्लियर हुई कि नहीं? कोई दिक्कत? ठीक, अगर यही बात विलायक के अनुसार देना चाहते हैं तो विलायक के अनुसार में यहाँ पे विलेय पदार्थ की जगह केवल क्या हो जाएगा? विलायक। तो यहाँ पे अगर हम विलायक के अनुसार देना चाहें, विलायक के अनुसार अगर इसकी परिभाषा देना चाहें तो जहाँ जहाँ विलेय पदार्थ है केवल वहाँ पे क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका विलायक के अनुसार सूत्र देखा जाए मोल प्रभाज का, मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोल बटे में विलयन का कुल मोल। अगर इस पर हम निकालें आंकिक प्रश्न के रूप में तो विलायक के अनुसार विलायक पे आएगा, विलेय के अनुसार विलेय का मोल प्रभाज आएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि किसी भी विलयन का मोल प्रभाज का मान सदैव, चाहे वो विलेय का हो चाहे विलायक का, दोनों का मोल प्रभाजों का योग सदैव क्या होता है? एक होता है। ठीक, तो यहाँ पे नोट में ये बात विशेष है, नोट में विलेय और विलायक, विलेय और विलायक के मूल प्रभाजों का योगफल सदैव एक होता है, एक होता है। अर्थात एक बार विलेय का मोल प्रभाज निकाल लिया जाए और एक बार विलायक का मोल प्रभाज निकाल कर दोनों को जोड़ा जाए तो उनका सदैव एक फल कितना आएगा? एक आएगा, जैसा कि मैंने नोट में अभी आपको स्पष्ट कर दिया। ठीक है, और कभी ऐसे आंकिक प्रश्न आते हैं, जरूर आते हैं, कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ का मूल प्रभाज इतना है तो विलायक पदार्थ का मूल प्रभाज कितना होगा? तो एक में से उसको घटा देंगे डायरेक्ट तो विलायक आ जाएगा।
या विलय का दिया होगा, विलय का पूछेगा तो डायरेक्ट एक में से घटा देंगे, तो सीधा सीधा उसका उत्तर मिल जाएगा आपको कि विलायक या विलय का कितना मोल प्रभाज होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे टॉपिक की ओर। जैसे अगर हम किसी स्थिर ताप की बात करें तो किसी द्रव पदार्थ को, खास तौर से वाष्पशील भी कह सकते हैं या कम वाष्पशील, किसी द्रव पदार्थ को जब किसी पात्र में रखते हैं तो उस द्रव पदार्थ के अणु गर्म करने पर, नहीं ऐसे भी सामान्य रूप से भी गर्म करने पर तो वाष्प दाब बढ़ाने की बात हो जाएगी ना, किसी द्रव पदार्थ के अणु उस पात्र की सतहों पर दाब लगाते हैं। इसका अर्थ ये है कि सामान्य ताप पर भी वाष्पन की क्रिया होती रहती है। तो आप यहाँ पे वाष्प दाब की ही स्पेशल बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे समझेंगे कि जब किसी वाष्पशील पदार्थों को या कम वाष्पशील पदार्थों को जब किसी पात्र में रखते हैं तो उस द्रव पदार्थ के अणु उस पात्र की दीवारों पर एक विशेष प्रकार का बल लगाते हैं। इस बल को ही वाष्प दाब कहा जाता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जब किन्हीं द्रव पदार्थों को किसी पात्र में रखकर उन्हें गर्म किया जाता है, द्रव पदार्थों को गर्म किया जाता है तो द्रव पदार्थ के अणु वाष्प बनकर उड़ने लगते हैं, अर्थात निकलने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण वो पात्र की सतहों पर दाब लगाते हैं, एक विशेष बल लगाते हैं। इस बल को ही वाष्प दाब कहा जाता है। बात क्लियर है? बोलिए। ठीक, तो हम इसकी डेफिनेशन के रूप में इसकी अगर परिभाषा देना चाहें तो दे सकते हैं, जब किसी द्रव पदार्थ को किसी पात्र में रखकर, किसी पात्र में भरकर या रखकर उसे गर्म किया जाता है, तो उस द्रव पदार्थ के अणुओं की, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण वे द्रव की सतह को छोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण पात्र की सतहों पर कोष्ठक में लिख सकते हैं, चारों तरफ वे एक बल लगाते हैं, इस बल को ही वाष्प दाब कहा जाता है। ठीक है बच्चों, बात समझने की ये है कि जब हम कोई पात्र लेते हैं और उसमें कोई द्रव पदार्थ डाल देते हैं, तो द्रव पदार्थ डालने के बाद जब उसके नीचे से हम अग्नि लगाते हैं या ताप देते हैं, तो उस द्रव पदार्थ के जो ब्राउनी गति करते हुए अणु हैं उनमें कुछ कम गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन जैसे ही हम ताप देते हैं तो ब्राउनी गति बढ़ जाती है, जिसके कारण उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है
और गति जो है बढ़ती है तो वह द्रव के सतह को छोड़कर निकलना चाहते हैं, अर्थात वाष्पित होना चाहते हैं, परंतु वो किसी पात्र में रखे हुए होते हैं, जिसके कारण वो उसके अणु जो है उस पात्र की दीवारों पर चारों तरफ से क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, और इस बल को ही वाष्प दाब कहा जाता है। ख़ास तौर से आप लोग देखे होंगे कि हमारे घरों में माताएं बहनें जो हैं वो खाना बनाती हैं, तो भोजन बनाते समय कुकर की सीटी आप देख सकते हो, या फिर किसी पात्र के ऊपर कोई ढक्कन रख दिया गया हो, उसको आप देख सकते हो। तो जब उसमें पानी गर्म होता है, भाप बनता है यानी वाष्पित होता है, तो वो तुरंत ढक्कन को उठाने लगता है, अर्थात कहीं ना कहीं वो बल लगा रहा है। ठीक, कुकर की सीटी को क्या हम उठाते हैं, वो वाष्प प्रेशर यानी वाष्प दाब के कारण ही कुकर की सीटी स्वतः ही उठ जाती है, जिसमें से ज़्यादा वाष्प भर जाने के कारण वो उठती है, तो वाष्प निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम बता रहे हैं यहाँ पर आपको कि एक आप पात्र ले लो और उसमें कोई द्रव पदार्थ भर लो, ठीक है, कोई द्रव पदार्थ भर लो और नीचे से अग्नि जलाना शुरू कर दो। जब हम नीचे से अग्नि जलाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे ये पात्र गर्म होता है, जिसके कारण इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है और ये सतह को छोड़ना चाहते हैं, परंतु आप देख रहे हो कि जिस पात्र में भरे हुए हैं, इस पात्र के सतहों पर ये क्या करने लगेंगे, एक विशेष प्रकार का बल लगाने लगेंगे, और ये बल ही वाष्प दाब कहलाता है। चारों तरफ ये चारों सतहों पर बल लगाएंगे, ऊपर नीचे अगल बगल चारों तरफ बल लगाएंगे, तो ये दाब या ये बल ही वाष्प दाब कहलाएगा। ठीक है, इसी बात को मैंने यहाँ पे परिभाषा के रूप में लिखा हुआ है। बात क्लियर हुई कि नहीं, कोई दिक्कत? बोलिए, आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। अब वाष्प दाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे? पहले तो आपने सबसे अच्छा देखा कि जब हम ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब की स्थिति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ताप घटाएंगे तो वाष्प दाब की स्थिति घट जाएगी। ठीक, अगर हम कोई अत्यधिक तीव्र वाष्पशील पदार्थ लेते हैं या द्रव पदार्थ लेते हैं तो भी वाष्प दाब की स्थिति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन अवाष्पशील पदार्थ ले लेंगे तो वाष्प दाब की स्थिति घट जाएगी। ठीक, और कोई रीजन है ऐसा? द्रव में द्रव की प्रकृति में वही ना, अत्यधिक वाष्पशील या कम वाष्पशील। ठीक है, वो तो खास तौर से राउल्ट के नियम के साथ भी वो संबंध देखा जाता है। ठीक है, वहाँ भी हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देखें हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक की विशेष बात, तो वाष्प दाब निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, वाष्प दाब निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, हो वाष्प दाब निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। अगर हम बात करें पहले नंबर पर तो ताप के द्वारा, अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो द्रव की प्रकृति पर, द्रव की प्रकृति मतलब कि अत्यधिक वाष्पशील है कि कम वाष्पशील है, और तीसरी बात करें तो द्रव में द्रव की स्थिति नहीं हो सकती है, वो राउल्ट के नियम में ही जाएगा। चलिए, अलग है, चलो तीसरा लिख ही लेते हैं। द्रव में
द्रव की प्रकृति। अगर हम द्रव में एक विशेष प्रकार के द्रव में कोई दूसरा विशेष प्रकार का द्रव मिलाते हैं तो अब इस स्थिति में उस पात्र के दीवारों पर दोनों का वाष्प दाब मिल जाएगा और अत्यधिक वाष्प दाब लगेगा। ठीक, तीनों को हम एक्सप्लेन कर देते हैं बारी बारी से। पहला, ताप का प्रभाव कह सकते हैं या ताप के द्वारा प्रभावित होने वाला ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, जब हम किसी पात्र में भरे द्रव का ताप बढ़ाते हैं तो उस द्रव का वाष्प दाब बढ़ जाता है। वाष्प दाब बढ़ जाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं? कि जब किसी पात्र में द्रव भरे हैं हम और उसको गर्म करेंगे तो उस द्रव का वाष्प दाब जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दूसरा द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति क्या होती है? जब किसी द्रव पदार्थ को लेते हैं तो उस द्रव पदार्थ की प्रकृति अत्यधिक वाष्पशील है या कम वाष्पशील है या अवाष्पशील है, इस पर भी वाष्प दाब निर्भर करता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। जब किसी द्रव पदार्थ को किसी पात्र में भरा जाता है तो उस पदार्थ की प्रकृति अधिक वाष्पशील होगी तो उसका वाष्प दाब अधिक होगा परंतु कम वाष्पशील होगा तो उसका वाष्प दाब कम होगा। ठीक है हो। अगर अधिक, जैसे कि एक में जल ले लिया जाए, एक में पेट्रोल ले लिया जाए, तो पेट्रोल की वाष्पशीलता अधिक होती है, वह बर्तन की दीवारों पर अत्यधिक दाब लगाएगा, परंतु जल की वाष्पशीलता कम होती है तो वो बर्तन की दीवारों पर कम बल लगाएगा। ठीक है, यानी कम वाष्प दाब लगाएगा। और तीसरी प्रकृति है द्रव में द्रव की प्रकृति। द्रव में द्रव की प्रकृति क्या कहती है कि जब किसी वाष्पशील द्रव में कोई दूसरा वाष्पशील द्रव पदार्थ मिला दिया जाए तो दोनों की वाष्पशीलता एक साथ मिल जाती है, जिसके कारण पात्र के दीवारों पर लगने वाला जो वाष्प दाब है उसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो दोनों की वाष्पशीलताएं जब एक समान मिल के बढ़ जाती हैं तो उसके द्वारा लगने वाला दाब भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जब किसी वाष्पशील द्रव में कोई
दूसरा वाष्पशील द्रव मिलाया जाता है तो थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। तो दोनों की वाष्पशीलता मिलकर दीवारों पर लगने वाले वाष्प दाब में वृद्धि कर देते हैं। मतलब एक पात्र में कोई पहले से ही द्रव है, लेकिन इसी में एक और द्रव मिला दिया गया। ये तो लगा ही रहा है दीवार पर जो भी वाष्प दाब लगाना है। इसमें जब एक और हमने द्रव पदार्थ मिला दिया, दोनों की स्थितियां मिल जाएंगी और मिलने के बाद जो भी वाष्प दाब पहले लग रहा था, अब वो दोनों मिलकर दाब लगाएंगे, जिसके कारण इसके वाष्प दाब में क्या हो जाएगी? वाष्प दाब में वृद्धि हो जाएगी। वाष्प दाब में वृद्धि। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरे टॉपिक क्लियर हुए होंगे, अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, और कहीं पर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, मैं उसको देखकर एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलिए, कहीं पर कोई डाउट? थोड़ा सा मैंने इसको इधर साइड में लिख दिया है। ठीक है, बोलिए।